गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट। आज आज हम पढ़ेंगे लोकतंत्र की प्रमुख विशेषताएं एवं लोकतंत्र का आलोचनात्मक परीक्षण। तो सबसे पहले अपन करते हैं लोकतंत्र की प्रमुख विशेषताएं। आपको दिखाई दे रहा है लोकतंत्र की प्रमुख विशेषताएं 5 होती है। पहला है जनता का शासन, जनता द्वारा निर्मित शासन। लोकतंत्र शासन एक साधन है, साध्य नहीं है। जनता के लिए उत्तरदायी शासन। पांचवा है लोकतंत्र विकासशील शासन है। तो पहले पढ़ेंगे जनता का शासन। तो जनता का शासन, जनता का अर्थ है जन समूह या प्रत्येक व्यक्ति से है। मतलब संपूर्ण लोकतंत्र में संपूर्ण जनता का शासन होता है। ठीक है, इसमें किसी विशेष नस्ल, भाषा, संस्कृति आदि से संबंधित वर्ग का शासन नहीं होता है। इसमें संपूर्ण जनता का शासन होता है। दूसरा पॉइंट है जनता द्वारा निर्मित शासन। आपको पता है जनता द्वारा निर्मित शासन यानी अपनी प्रतिनिधि के माध्यम से सरकार वह चुनती है, अपने प्रतिनिधि चुनती है और प्रतिनिधि सरकार का निर्माण करती है, इसलिए जनता द्वारा निर्मित शासन। तीसरा पॉइंट है लोकतंत्र शासन एक साधन है, साध्य नहीं है। किस प्रकार नहीं है कि लोकतंत्र में व्यक्ति की गौरव या व्यक्ति की स्वतंत्रता या सार्वजनिक हित की वृद्धि पर ही ज़्यादा जोर दिया जाता है और इसमें लोकतंत्र एक सहायक कारक के रूप में कार्य कर सकता है। हमारे साध्य क्या है, यही है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता मिले, उसके गौरव की रक्षा हो और सार्वजनिक हित की वृद्धि हो। तो यही अपने लक्ष्य हैं। तो इन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लोकतंत्र एक महत्वपूर्ण एक साधन हो सकता है। फिर है चौथा पॉइंट जनता के प्रति उत्तरदायी शासन। जनता के प्रति उत्तरदायी शासन है क्योंकि सरकार, जनता अपने प्रतिनिधि के माध्यम से प्रतिनिधि चुनती है, प्रतिनिधि सरकार बनाती है और सरकार इस तरह कोई कदम नहीं उठा सकती कि जनता के विरुद्ध हो। अगर जनता इस तरह सरकार ऐसा कदम उठाती है तो जनता उसे बदल देती है, उसे वापस बदल सकती है। तो इस प्रकार जनता के प्रति उत्तरदायी शासन। पांचवा पॉइंट है लोकतंत्र विकासशील शासन है। देखिए आधुनिक काल तक लोकतांत्रिक शासन में कई अवस्थाओं से गुजरी है। पहले भी व्यक्तिवादी थी, फिर धीरे धीरे इसमें चेंज आया, उदारवादी हो गई, फिर आज वर्तमान समय में कल्याणकारी राज्य की तरह से लोकतंत्र काम कर रही है। हम देखते हैं प्रारंभ काल में लोकतंत्र में राजनीतिक स्वतंत्रता और समानता और संवैधानिक शासन पर ही बल दिया जाता था, लेकिन अब क्या है, सामाजिक भी है, आर्थिक क्षेत्र में भी है। आर्थिक क्षेत्र में भी क्या, समानता न्याय के सिद्धांतों को ही स्वीकार किया जाने लगा है। इस प्रकार इसमें मूल्यों में धीरे धीरे वृद्धि हुई। इस तरह हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र विकासशील साधन है। ठीक है, इस तरह ये 5 पॉइंट आपके हो गए लोकतंत्र की प्रमुख विशेषताएं। जनता का शासन, जनता द्वारा निर्मित शासन, लोकतंत्र शासन एक साधन है, साध्य नहीं है। जनता के प्रति उत्तरदायी शासन और 5वां पॉइंट है लोकतंत्र विकासशील शासन है। अब पढ़ेंगे लोकतंत्र का आलोचनात्मक परीक्षण। आलोचनात्मक यानी इसके गुण दोष दोनों अपन पढ़ेंगे। सबसे पहले लेते गुण। गुण में लिखते हैं पहले सार्वजनिक हित में वृद्धि। दूसरा पॉइंट है कार्य कुशल शासन। तीसरा पॉइंट है सार्वजनिक शिक्षा का साधन। चौथा है नैतिक शिक्षा का साधन। पांचवा है देशभक्ति की शिक्षा। छठा है क्रांति से सुरक्षा। सातवां है समानता और स्वतंत्रता पर आधारित शासन। आठवां है स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका की स्थापना। नौवां है कला, साहित्य, संस्कृति, विज्ञान की प्रगति में सहायक। और 10वां है संविधानवाद में आस्था। और 11वां है शक्तिशाली शासन व्यवस्था। और 12 है विश्व शांति का समर्थक। पहला पढ़ेंगे हम सार्वजनिक हित में वृद्धि, यानी सार्वजनिक सभी का हित हो इसमें। तो जनता में जो प्रतिनिधि चुनते हैं या सरकार बनाते हैं वो ऐसे कदम नहीं उठा सकते। वो क्या है कि लोगों की अपेक्षाएं पूरी करने के लिए, सार्वजनिक हित में वृद्धि करने के लिए चुनाव जीतते हैं बार बार। अगर वो अच्छा काम करेंगे तो अगली बार भी चुनाव जीतेंगे। इस प्रकार है, इसमें क्या है, सार्वजनिक हित में लगातार वृद्धि होती रहती है। इसमें अच्छे कार्य किए जाते हैं क्योंकि वो जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो सार्वजनिक हित में वृद्धि धीरे धीरे होती रहती है।
फिर है कार्यकुशल शासन। इसमें जो भी नीति है जनमत के अनुसार ही बनाई जाती है, नए नए आइडिया चेंज किए जाते हैं, नए नए विचारों को प्रोत्साहन दिया जाता है ताकि जनमत अपनी तरफ की प्रतिनिधि जनमत को अपनी तरफ करना चाहते हैं, तो ऐसी नीतियाँ बनाई जाती है कि जनमत के अनुसार ही हो। तो इसमें धीरे धीरे कार्यकुशलता में धीरे धीरे वृद्धि होती रहती है। फिर है सार्वजनिक शिक्षा का साधन। सार्वजनिक शिक्षा का साधन, तो सार्वजनिक जनता अपनी सार्वजनिक समस्या को कभी कभी प्रकट करती है। सामान्य जनता जनमत निर्माण के साधन तथा आम चुनाव के माध्यम से विभिन्न समस्याओं पर अपना मत प्रकट करती है। आज प्रत्येक व्यक्ति अपने क्या कर्तव्य के प्रति जागरूक रहता है, अपने छोटे छोटे हित भी बड़े हित के लिए त्याग करना सीख जाता है। तो इस प्रकार इसमें सार्वजनिक शिक्षा का साधन हो सकता है। गेटेल की आप ये परिभाषा ले सकते हो कि लोकतंत्र को नागरिकता की शिक्षा प्रदान करने वाला स्कूल कहा है। गेटेल ने लोकतंत्र को नागरिकता की शिक्षा प्रदान करने वाला स्कूल कहा है। फिर है नैतिक शिक्षा का साधन। नैतिक शिक्षा नाम से ये लोकतंत्र शासन व्यक्ति की नैतिक शिक्षा भी प्रदान करता है। आप लोवेल की इसमें परिभाषा लिख सकते हो। लोवेल के अनुसार क्या है? लोवेल के अनुसार लोकतंत्र व्यक्ति की नैतिकता और पवित्रता की भावना को मजबूत करता है। लोवेल के अनुसार लोकतंत्र व्यक्ति की नैतिकता और पवित्रता की भावना को मजबूत करता है। तो इस प्रकार ये आप परिभाषा भी नैतिक शिक्षा का साधन ये हो सकता है लोकतंत्र। फिर है देशभक्ति की शिक्षा। देशभक्ति की शिक्षा कैसे हो सकती है? क्योंकि इसमें देशभक्ति लोकतंत्र में राष्ट्र प्रेम की भावना का विकास होता है, क्योंकि इसमें जो भी ये सरकार बनती है, जो भी हो जनता की सहमति से बनती है और जनता की संपत्ति समझी जाती है, जनता की संपत्ति माना जाता है। तो जनता में ऑटोमेटिक राष्ट्र के प्रति प्रेम अपनत्व की भावना का विकास होता है। और मिल के शब्दों में आप ये जरूर इसकी परिभाषा लिखिए, लोकतंत्र देशभक्ति की भावना को बढ़ाता है। मिल के अनुसार क्या है? लोकतंत्र देशभक्ति की भावना को बढ़ाता है। छठा है क्रांति से शिक्षा। क्रांति कब होती है? जब सरकार एक ही व्यक्ति के हाथों में होती है और वो निरंकुश तरीके से अपने शासन करता है, अत्याचार करता है और उसके विरोध में कोई नहीं होता। लेकिन लोकतंत्र में ऐसा नहीं है। लोकतंत्र में क्या है? शासन जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। कई बार सरकार से असहमति होने पर क्या है? अगले चुनाव में उसे विरुद्ध उसके वोट दिया जाता है, उसके विरुद्ध वोट दिया जाता है। तो इस प्रकार ये अधिकार रहता है। ऐसी क्रांति की संभावना नहीं रहती लोकतंत्र में ऐसा। फिर है सातवां समानता और स्वतंत्रता पर आधारित शासन। इसमें समानता और स्वतंत्रता ये आधारित शासन है। इसमें जाति, धर्म, भाषा, लिंग आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता और विधि की समानता और विधि के समान संरक्षण में विश्वास किया जाता है। तो विधि की समानता इसमें बनी रहती है। फिर है स्वतंत्र निष्पक्ष न्यायपालिका की स्थापना। स्वतंत्र निष्पक्ष कैसे? इसमें व्यवस्थापिका और कार्यपालिका, मान लो ऐसे कानून बना जाती है, व्यवस्थापिका ऐसे कानून बनाती है और कार्यपालिका ऐसे कानून को लागू कर देती है जो जनता के खिलाफ हो, जनता के मूल अधिकारों को उल्लंघन करते हो, उनकी स्वतंत्रता को हानि पहुंचाते हो। तो न्यायपालिका क्या है? नागरिकों की रक्षा करती है, व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका की स्थापना लोकतंत्र का एक गुण है। फिर है कला, साहित्य, संस्कृति, विज्ञान की प्रगति में सहायक। लोकतंत्र हर कला, हर विचारों को महत्व देता है, हर कर्म विचारों को वो लोकतंत्र बढ़ावा देता है। फिर है 10वां संविधानवाद में आस्था। लोकतंत्र में क्या है? संविधान में आस्था जरूर होती है। इसमें क्या होता है कि लोकतंत्र व्यक्ति के स्वेच्छाचारी शासन के स्थान पर विधि के शासन में विश्वास करता है, विधि का शासन में विश्वास करता है और व्यक्ति की स्वतंत्रता को स्वीकार करता है। मतलब लोकतंत्र निरंकुश शासन की जगह सीमित शासन में विश्वास करता है। निरंकुश शासन की जगह लोकतंत्र निरंकुश शासन की जगह सीमित शासन में विश्वास करता है और शक्ति के विकेंद्रीकरण को स्वीकार करता है। तो संविधानवाद में लोकतंत्र की आस्था है। लोकतंत्र संविधानवाद में आस्था रखता है और विधि के शासन को मानता है और सीमित शासन को भी ये विश्वास करता है। फिर है 11 पॉइंट शक्तिशाली शासन व्यवस्था। शक्तिशाली कैसे है?
क्योंकि ये जन सहमति पर आधारित शासन है। क्या है? जन सहमति पर आधारित शासन है। तो जन सहमति होगी तो स्वतः ही राष्ट्र प्रेम की भावना विकसित होगी लोकतंत्र में, और कभी संकट के विरुद्ध जनता एक तरफ खड़ी हो जाएगी, एक तो ये ऑटोमेटिक लोकतंत्र एक शक्तिशाली शासन व्यवस्था हो सकती है। 12 पॉइंट है विश्व शांति में का समर्थक। विश्व शांति का समर्थक कैसे हो सकता है? कभी आपने देखा कि राजतंत्र, कुलीन तंत्र और अधिनायक तंत्र है, तानाशाही देश, उन्होंने शासन प्रणाली में समय समय पर विश्व की शांति को खतरा उत्पन्न किया है। उन्होंने ऐसी सैनिकवाद, कठोर नीति और विस्तारवाद में वे विश्वास करते हैं, लेकिन लोकतंत्र ऐसी जगह ऐसी इस तरह की मान्यता को तवज्जो नहीं देता। वह मानता है कि शांतिपूर्ण सह स्थिति में उसका विश्वास है। कभी कभी आपने देखा पड़ोसी राज्य से कोई मतभेद हो जाता है तो आपसी समझौते के द्वारा या अंतर्राष्ट्रीय या संयुक्त राष्ट्र संघ के माध्यम से उसको सुलझाया जाता है। ये लोकतंत्र की विशेषता है। तो लोकतंत्र में क्या है? विश्व शांति का प्रबल समर्थक रहा है। अब पढ़ेंगे विश्व लोकतंत्र की कुछ हर में आपको हर कितनी अच्छाइयों पर दोष तो मिल ही जाते हैं, फिर इसी प्रकार लोकतंत्र में भी कुछ दोष है। पहला है लोकतंत्र की व्यक्ति संबंधी धारणा भ्रमपूर्ण है। आप ये नहीं कर सकते कि व्यक्ति हर कोई समझदार ईमानदार है। कभी कभी भावनाओं के वेग में या अबौद्धिक रूप से वैसे निर्णय लेता है, ऐसे वोट दे देता है जिससे लोकतंत्र को नुकसान होता है। इसे हम भीड़ तंत्र भी कहते हैं। भावनाओं के वेग में इस तरह के वोट दिए जाते हैं किसी प्रकार की भावना से, तो इस प्रकार हम नहीं कह सकते कि लोकतंत्र सही तरीके से मायने में ही सही है। फिर दूसरा बुद्धिजीवी वर्ग की उदासीनता। क्यों है? क्योंकि लोकतंत्र के क्या है? सभी को वोट देने का अधिकार है। इसमें क्या है? बुद्धिजीवी वर्ग की जो वोट है वो दब जाते हैं और भीड़ को ज़्यादा संख्या को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। तो इसमें बुद्धिजीवी वर्ग पूरी तरह से सक्रिय रूप से भाग नहीं ले पाता, मतलब उनकी संख्या कम रह जाती है। उनकी संख्या बुद्धिजीवी वर्ग की संख्या जहाँ कम हो रहती है और बाकी लोगों की जो अनावश्यक है तो उनकी ज़्यादा संख्या हो जाती है। मतलब गुण को कम महत्व दिया जाता है, संख्या को ज़्यादा महत्व है वोटिंग के आधार पर। फिर है शैक्षणिक महत्व का दावा भ्रमपूर्ण। शैक्षिक महत्व का दावा भ्रमपूर्ण। कई बार व्यक्ति को लोकतंत्र क्या करता है? नागरिक शिक्षा, नैतिक शिक्षा, राष्ट्र प्रेम की शिक्षा देता है, लेकिन वास्तविक में इसमें उल्टा है। कई बार राजनीतिक दल क्या होते हैं? स्वार्थी प्रवृत्ति के होते हैं और राष्ट्रीय हित का तो प्रचार प्रसार करते हैं, लेकिन सबसे पहले अपनी पार्टी पर ज़्यादा फोकस करते हो और एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप भी लगाते हैं और कई बार जनता की भावना को भी भड़काते हैं, किसी प्रकार से जनता की भावना को अपने पक्ष में लाने के लिए, और राष्ट्रीय हित का भी ध्यान नहीं रखते। तो ये शैक्षणिक महत्व का दावा भ्रमपूर्ण है। फिर है चौथा पॉइंट, लोकतांत्रिक स्वतंत्रता और समानता भ्रमपूर्ण है। क्यों? क्योंकि आर्थिक स्वतंत्रता जरूरी है। लोकतांत्रिक स्वतंत्रता समानता के लिए आर्थिक स्वतंत्रता बहुत जरूरी है। कई बार धनिक वर्ग की सरकार बनती है और धनिक वर्ग ऐसे नियम बना देता है कि धनी वर्ग को ही फायदा होता है और धन की शक्ति और प्रभाव का ज़्यादा बोलबाला रहता है। तो इसमें आर्थिक स्वतंत्रता होनी चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। फिर है पांचवा, राजनीतिक दलों का दुष्प्रभाव। कई बार होता है कि राजनीतिक दल सिद्धांत रूप में अगर देखिए, राजनीतिक दलों का निर्माण राष्ट्रीय हित में होता है, लेकिन क्या करते हैं व्यवहार में? वो क्या है? दल भक्ति ज़्यादा दिखाते हैं। दल भक्ति ज़्यादा दिखाते हैं। राष्ट्रीय हित में होता है कि देश के लिए कुछ करे, लेकिन वो ज़्यादा राष्ट्रीय पार्टी पर ज़्यादा फोकस रहता है उनको, पार्टी पे। तो दल भक्ति पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। राजनीतिक दलों का एक दुष्प्रभाव है। फिर है अनुत्तरदायी शासन प्रणाली। अनुत्तरदायी शासन प्रणाली मतलब कभी कभार होता है कि जिसकी सरकार रहती है वह यहाँ असफल हो जाता है, तो अपनी असफलता का बोझ, अपनी असफलता का उत्तरदायित्व विरोधी पार्टी पर डालता है और विरोधी पार्टी अपनी असफलता उस पर डालती है। तो एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप चलते रहते हैं। तो इसमें अनुत्तरदायी
शासन प्रणाली ज़्यादा हावी रहती है। फिर है 7वां पॉइंट, सार्वजनिक धन और समय का व्यय। कई बार ये तो होता है कि नीति को निर्धारण नियम लागू को करना, कानूनों का निर्माण करने के लिए अत्यधिक धन व्यय होता है। कई बार व्यवस्थापिका लंबी बहस करती है, कानून को लागू करने के लिए 1 महीना 2 महीना बहुत समय लग जाता है किसी कानून को लागू करने के लिए, तो समय भी जाता है और धन की भी अपव्यय होता है। तो इसमें भी लोकतंत्र का सबसे बड़ा दोष है। फिर उदासीन मतदाता। आपको पता है कि 100% जनसंख्या कभी वोट नहीं देती, 50 से 60% ही लगभग वोट पड़ते हैं। तो इसमें क्या है, जो अयोग्य है, अवसरवादी प्रतिनिधि है, वो कभी कभी चुन लिए जाते हैं सभी कुछ वोटों की निष्क्रियता की वजह से, तो उनको मौका मिल जाता है। इस प्रकार भी लोकतंत्र में ये सबसे बड़ा दोष है। फिर है संकट काल की दृष्टि से कमजोर शासन। संकट काल की दृष्टि से कमजोर शासन क्यों है ऐसा? क्योंकि ब्रिटेन के अलावा अधिकतर देश, आप द्वितीय विश्व युद्ध में देख सकते हो, हर बार उनकी हार हुई है जर्मनी के खिलाफ। जर्मनी एक तानाशाही देश था, तो उनके खिलाफ लगातार हार होती रही है, क्योंकि सत्ता विकेंद्रित होती है लोकतंत्र में, तो तुरंत डिसीजन नहीं ले पाते तुरंत उस चीज़ के बारे में। तो ये सबसे बड़ी समस्या है, तो तुरंत डिसीजन नहीं ले पाते। फिर है लोकतंत्र विश्व शांति का समर्थक नहीं है। कुछ साम्यवादी आलोचक मानते हैं कि लोकतांत्रिक राज्य पूंजीवादी राज्य है। कुछ साम्यवादी मानते हैं कि लोकतंत्र पूंजीवादी राज्य है, क्योंकि जो भी यूरोपीय देश है उन्होंने युद्ध साम्राज्यवाद को नीति को अपनाया है। हालांकि कहते हैं कि हम लोकतंत्र है, लेकिन वह आर्थिक साम्राज्यवाद ज़्यादा फैलाते हैं। एशिया अफ्रीका पर अपना ज़्यादा प्रभाव डालने के लिए वो बहुत सारी कंपनियां, आर्थिक संस्थाओं ये स्थापित करते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र विश्व शांति का समर्थक नहीं है। तो आपको पता हो गया, लोकतंत्र का आलोचनात्मक परीक्षण पूछ सकते हैं, इसके गुण दोष आप लिख दोगे। सार्वजनिक हित में वर्दी, ये सभी पॉइंट 12 पॉइंट, और समझ के थोड़ा सा आपको लिखना पड़ेगा, पर ये आपको ये पॉइंट लिखने पड़ेंगे। लोवेल, मिस, इनकी परिभाषा 1 2 उन्होंने क्या कहा ये आपको लिखना पड़ेगा, और इस समझ के आपको लिखना पड़ेगा, और रटने की ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है, एग्जाम के लिए। धन्यवाद।